जी हां, चर्चा है एक और बड़े निर्णय की। उत्तराखंड में अब निजी बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को भी दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाएगा। सीएम धामी ने परिवहन सचिव को सरकारी और निजी बसों में मुआवजे की एकरूपता लाने के लिए 10 दिनों का समय दिया है। वर्तमान में उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में यात्रा के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर कुल 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है, लेकिन निजी बसों के यात्रियों को हादसे के बाद इतनी सहायता राशि नहीं मिलती, जिसे लेकर अक्सर सवाल भी उठते हैं। लेकिन अब 10 दिनों के अंदर ऐसा प्रावधान किया जा रहा है कि हादसों में सभी को एक तरह की सहायता राशि दी जाएगी। सरकार के इस फैसले से क्या बदलाव आएगा, इसे लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन इसे समझने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। तो क्वेश्चन आवर में आपने ये रिपोर्ट देखी। इस फैसले को लेकर सरकार कह रही है कि जो अभी तक नहीं हुआ, अगर जो असमानता थी उस असमानता को दूर किया जाएगा। सचिव परिवहन को ये निर्देश दिए गए हैं और 10 दिनों का समय दिया गया है। इस फैसले का विपक्ष ने स्वागत किया है, लेकिन कुछ सवालों के साथ। इसी को बात को लेकर आज चर्चा करेंगे और उत्तराखंड में ये चर्चा बेहद जरूरी इस वजह से भी हो जाती है कि आंकड़ा चौंकाने वाला है। अभी तक 2020 तक अगर हम देखें 20 सालों में, तो 20,000 लोगों की जान गई। एवरेज 1,000 लोग सड़क हादसों में प्रतिवर्ष उत्तराखंड में अपनी जान गंवाते हैं। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं सबका स्वागत कर लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सतीश चंद्र जी हमारे साथ हैं। सतीश जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आशीष सैनी जी हमारे साथ हैं, वर्चुअल जुड़े हैं। सैनी जी, बहुत स्वागत। प्रवक्ता यूकेडी हमारे साथ दीपक रावत जी हैं। रावत जी, बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ प्रेम पंचौली जी वर्चुअली जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ विजय वर्धन डंडरियाल जी भी हैं, जो कि अध्यक्ष हैं दून सिटी बस यूनियन के। डंडरियाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सतीश जी, जो फैसला सरकार लेने जा रही है, 10 दिनों का जो वक्त दिया गया है, क्योंकि उत्तराखंड में हम देख रहे थे कि इस बात को कहा गया कि जो भेदभाव हो रहा है, लेकिन उसके बाद जब देखा गया तो जो नियम थे उस वजह से तमाम चीज़ें देखी जा रही थी कि प्राइवेट बस और रोडवेज बसों से जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं उसमें मुआवजे का जो प्रावधान था। 10 दिनों का वक्त भी है। क्या लगता है सरकार को कि कितनी तस्वीर बदल जाएगी और कितना फ़ायदा मिलेगा? देखिए रवि जी, पिछली डिबेट में भी जब इस विषय पे डिबेट हुई थी तो मैंने यही कहा था कि देखिए कोई भी पर्वतीय राज्य दुर्घटना से मुक्त हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता, ना कोई सरकार ऐसा दावा कर सकती है। लेकिन इसके बाद भी अगर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अगर इस ओर भी ध्यान दिया है कि जो प्राइवेट बसें हैं उनके अगर दुर्घटनाग्रस्त होने पर जो उनके यात्री हुआ करते थे, जिनको जो चोटिल हुआ हो जाया करते थे या जो दिवंगत हो जाया करते थे, तो उनको मुआवजे के एक घेरे में, एक सर्कल में लेके आना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये मुख्यमंत्री जी का ये देखा जा सकता है कि उनके अंदर कितनी संवेदनशीलता है कि वो हमेशा जनहित के कार्यों में लगे रहते हैं। और वो अपना जो इस समय जो उनका व्यस्त शेड्यूल है उसमें भी वो इस ओर रहते हैं कि कौन सी चीजें कवर हैं या कौन सी चीजें कवर नहीं हैं। जहां तक बात है जो निजी बसें हैं, प्राइवेट वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर जो मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा करी है, ये निश्चित तौर पे मानवीय संवेदनशीलता का एक बेहतर उदाहरण है। और हमारे मुख्यमंत्री जी का ये विजन दर्शाता है कि वो प्रदेश के लिए कितना चिंतित हैं और लोगों की जान के प्रति वो कितने संवेदनशील हैं। उनकी नजरों में या उनके स्वभाव में लोगों का जो प्यार है, जो लोगों का जो कह सकते हैं कि प्रेम है, वो कितना है। वो देखिए कि वो किसी भी यात्री को, चाहे वो निजी बस का सवारी करने वाला यात्री हो या सरकारी बसों में यात्रा करने वाला यात्री हो, उसको वो हमेशा प्रायोरिटी पे लेके चल रहे हैं। और इस ओर निश्चित तौर पे आने वाले समय पे ये जो उनका निर्णय है वो मील का पत्थर साबित होने वाला है। और विपक्ष को तो देखिए, इनके पास तो ये खुद ही कंफ्यूज है। नहीं, ठीक है, मुझे लगता है विपक्षी बातें तब आते हैं। ठीक है, मैं पूछ लेता हूं उनसे। आशीष सैनी जी, जो फैसला सरकार लेने जा रही है, 10 दिनों का वक्त दिया है, इस पर क्या लगता है आपको? कांग्रेस का क्या पक्ष है? देखिए, ये जो फैसला है बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सरकार की गंभीरता को दिखाता है। यदि किसी कारणवश यदि दुर्घटना हो भी गई तो भी सरकार उन परिवारों को आर्थिक सहायता देने का काम करती है। तो ये अगर ऐसा निर्णय लिया जा रहा है, हम लोग इसके साथ हैं और ये बहुत मजबूती से लिया जाएगा। बल्कि हम लोग तो सरकार से ये भी कहेंगे कि सड़क सुरक्षा के संबंध में जो नियमावली बनाई गई है, चाहे वाहनों की फिटनेस की हो, चाहे जो उन मार्गों पर ऐसे बिंदुओं का निर्धारण करना जहां पर दुर्घटनाओं की संभावनाएं बहुत अधिक हो जाती हैं, या फिर
शराब पीकर यदि ड्राइवर चलाते हैं तो उन पर प्रतिबंध कैसे लगे। तो इस प्रकार की और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर नियंत्रण करके हम पहाड़ों में दुर्घटनाओं को नियंत्रण करेंगे और निश्चित रूप से हमारे नागरिकों की भी और आने वाले यात्रियों के भी जीवन सुरक्षित होगा। और सरकार के इस निर्णय का हम पूरा समर्थन करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी जो बात कर रहे थे, उन्होंने इस तरह से बात की कि जैसे ईश्वर ने कहीं उत्तराखंड की जनता को वरदान दिया हो। एक चुनी हुई सरकार की पहली जिम्मेदारी है नागरिकों की सुरक्षा। यदि इस ओर वो कोई बजट जारी करते हैं, निर्धारण करते हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन उनको कहीं इतना बड़ा उन्होंने काम किया है और उसके लिए सारे चारों तरफ से उनके लिए वो जोड़ गया है। हम ये कह रहे हैं कि दुर्घटना ना हो इसके लिए भी जो बजट है वो जारी करे और इस पर भी काम करें और ये कम से कम दुर्घटनाएं ना हो, किसी की जान ना जाए, किसी को नुकसान ना हो, उस पर भी काम करना चाहिए। कोई भी मुख्यमंत्री का काम है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, 5 साल मिले हैं उन्हें इस काम के लिए। तो आप उनका इतना महिमा मंडन करने की आवश्यकता नहीं है कि आपने सारे जो तकिया कलाम है उन्हीं के ऊपर लगा दिए। ये एक सामान्य कार्य है एक मुख्यमंत्री का, उन्होंने किया है, इसके लिए उनको साधुवाद है। अच्छा, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो सड़क सुरक्षा नियमावली है उसको भी कैबिनेट में लाया जाएगा, तो वो आप लोग उसमें तो अभी फिलहाल कुछ कह नहीं सकते क्योंकि लाया जाएगा, लेकिन कोई सुझाव हो विपक्ष का? नहीं, मैंने 3 बिंदु रखे हैं। नंबर 1, कई बार जो हमारे ड्राइवर हैं वो शराब पी लेते हैं, वो खतरा हो जाता है। कई बार उनके काम के घंटे इतने बढ़ जाते हैं। हमने एक सुझाव दिया था हमारी सरकार के समय में कि बसों को जब पहाड़ों में चलती है, मान लो अगर हरिद्वार से चली है और बद्रीनाथ जा रही है या नीचे रुद्रपुर चली है और पिथौरागढ़ जा रही है, तो रास्ते में बहुत सी जगहों पर बसों के विश्राम गृह होने चाहिए। वो सरकार उन पर विचार करे थोड़ी और अच्छे आराम से, क्योंकि यात्री भी पहाड़ी क्षेत्रों में जब चलते हैं तो बसों में हिलजुल कर उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो कुछ उसमें विश्राम जरूर जोड़ा जाए, कुछ देर आराम करने के बाद निकले। और जो हमारे प्राइवेट व्हीकल्स है, कारें हैं या अन्य वाहन है, उनको भी विश्राम की जगह मिले। तो हर 50 किलोमीटर पर अगर एक या जो भी सरकार चाहे अगर विश्राम स्थल बनाएगी तो उससे बहुत सी समस्याओं का समाधान होगा। वाहनों की फिटनेस में, उनके टायरों की हवा में, यात्रियों के परिवहन करने के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ जाती है कई बार, तो वो चीजों में सुधार हो सकता है और कई चीजों पर हम नियंत्रण कर सकते हैं, तो वो भी किया जाना चाहिए। और सड़क सुरक्षा को लेकर जो सुझाव इस राज्य के किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि तत्कालीन समिति उस समिति के सामने आए तो हम कहेंगे उसमें लागू करना चाहिए, उसका बजट बढ़ाया जाए, हम उसका स्वागत करेंगे। ठीक है। उत्तराखंड क्रांति दल से दीपक रावत जी हैं। रावत जी, क्या लगता है जो सरकार कह रही है कि एक नियमावली को कैबिनेट में लाना और दूसरा निजी और जो सरकारी बसें हैं उनके लिए समानता रहे अगर इस तरीके की दुर्घटनाएं होती हैं? हालांकि नियमावली तो पहले भी हैं, लेकिन अब हो सकता है कि सरकार उसको अच्छे तरीके से, बहुत अपडेट तरीके से लाना चाह रही हो जिससे फ़ायदा रहे जनता का। रवि जी, कोई भी सरकार सत्ता में हो, उसका पहला कर्तव्य होता है अपनी जनता की जान माल की रक्षा करना। और 20 साल 24 वर्ष इस प्रदेश को हो गए हैं और मैं आप सभी का ध्यान एक तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। अगर मैं 2013 की आपदा को छोड़ दूँ, उसके बाद जितनी ज़्यादा यहाँ पर जान माल के, यहाँ के लोगों की जिन्होंने जान गंवाई है, वो कोई दूसरा अगर कोई कारण है तो सिर्फ सड़क दुर्घटनाएं है, कोई आपदा नहीं है। मतलब ये मानव द्वारा खुद उत्पन्न की हुई एक आपदा है जिसका सबसे ज़्यादा दंश जो है वो उत्तराखंड इस टाइम झेल रहा है। बहुत ही देर बाद दुरुस्त आए, सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित हुआ और ये स्वागत योग्य है, क्योंकि जिस तरीके से आपने अपने आंकड़े दिखाए हैं पिछले 20 वर्षों के, प्रतिवर्ष 1000 लोगों का जान गंवाना और वो भी सड़क दुर्घटनाओं में, कहीं ना कहीं पर ये दिखाता है कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसमें इतनी जानें नहीं जा रही हैं जितनी ज़्यादा है जो स्वयं हमारे द्वारा जो कोई भी कारण रहा हो, तेज गाड़ी चलाना हो, शराब पी के गाड़ी चलाना हो या किसी भी प्रकार की नज़रअंदाजी जो गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर करते हो या किसी भी रूप में सड़कों का अच्छा ना होना हो, गाड़ी का फिटनेस होना, कोई भी कारण हो, उसमें यहाँ के लोगों का जान गंवाना ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। और यदि सरकार अब इसमें चेती है और वह एक नीति बनाने की बात कर रही है और अब जो उसकी फिटनेस नीति है उस पर बात करना चाह रही है, उसका भी स्वागत है। और सबसे ज़्यादा बात अच्छी जो स्वागत योग्य है कि अब जो है जो जनता है उसका विश्वास अब उन प्राइवेट गाड़ियों बसों में भी उसी प्रकार से होगा जैसा सरकारी बसों में। मैं स्वयं जब पहाड़ में जाता हूँ या गया हूँ तो मेरी हमेशा कोशिश ये रहती थी कि मैं
सरकारी बस में जाऊं। यदि सरकारी बस छूट जाती थी तो फिर मुझे विकल्प के रूप में दूसरी सुविधाओं का उपयोग करना पड़ता था। लेकिन अब एक बहुत अच्छी चीज हो गई है कि प्राइवेट बस में भी लोगों का विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि जब आर्थिक रूप से जो सहायता मिली जा रही है, जो सहायता मिल रही है, वो अगर दोनों ही समान हो जाएंगी तो एक तरीके से जो हमारी गढ़वाल मंडल जो यूनियन है जेएमओ बोलते हैं और कुमाऊं मंडल में कुमाऊं केएमओ चलता है, उनके प्रति लोगों का जो विश्वास है वो ज्यादा बढ़ जाएगा और वो उनका ज्यादा उपयोग करेंगे। तो ये दोनों ही अर्थों से बहुत ही अच्छा निर्णय है और इस प्रदेश के लिए तो वाकई में बहुत अच्छा निर्णय है, जहां पर इतनी सारी जो जान है वो सिर्फ सड़क दुर्घटनाओं में हम लोग गंवा देते हैं। और विशेष रूप से जब मैं आपके विश्लेषण देख रहा था इस पूरे टॉपिक का, तो जो 4 जिले हैं, इसमें देहरादून है, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है और नैनीताल है, सबसे बड़ा चौंकाने वाला जो तथ्य है वो नैनीताल है। नैनीताल पूर्णतः हमारा पहाड़ी क्षेत्र है। देहरादून तो समानता हम मसूरी को छोड़ दिया जाए तो जो अधिकतर जो दुर्घटनाएं हुई है वो देहरादून में जो हमारा प्लेन एरिया है वहां होती हैं। नैनीताल में इसका आना ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारी सड़क सुरक्षा के ऊपर, कि पहाड़ी जिले में भी अगर नैनीताल में इस तरह की चीज आ रही है, क्योंकि वहां पर पर्यटन क्षेत्र है, लोग आते हैं, हमारे बहुत से लोग घूमने के लिए उसमें। लेकिन वही चीज जो उधम सिंह नगर प्लेन एरिया हो जाता है, हरिद्वार हमारा प्लेन एरिया हो जाता है, यहाँ पर एक चीज मानी जा सकती है। लेकिन ये बड़ा चिंता का विषय है यदि देहरादून का आंशिक एरिया और पूर्णतः अगर नैनीताल का आंशिक एरिया इस चीज में इस दुविधा में अगर फंस रहा है या बार बार दुर्घटनाएं हो रही है, तो ये चिंता का विषय है, इसमें हमें जरूर विचार करना चाहिए। ठीक है, विजय वर्धन डंडरियाल जी हमारे साथ जो सिटी बस यूनियन के यहाँ पर अध्यक्ष हैं देहरादून में, वो फोन लाइन पर हमारे साथ है। डंडरियाल जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, आप सुन पा रहे हैं जी। सरकार ये कह रही है कि निजी बसें हों चाहे प्राइवेट बसें हों, वहां पर अगर इस तरीके से अप्रिय घटना होती है तो उसमें समानता रहे ताकि लोगों को आर्थिक सहायता की जा सके। एक तो ये, दूसरा कैबिनेट में नियमावली बनाने की बात भी की जा रही है और जिस फैसले की हम बात कर रहे हैं उसमें सचिव को निर्देशित भी कर दिया है, 10 दिनों का वक्त दिया है। आप लोग इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कैसे इस बात को आप देखते हैं? सरकार की जो कोशिश है वो कहाँ पर आप पा रहे हैं? देखो, जो सरकार की कोशिश है वो तो स्वागत योग्य है, क्योंकि पुराने में आपने देखोगे 24 वर्षों में अभी किसी सरकार ने अगर सुध लिया है, किसी मुख्यमंत्री ने अगर किसी आम आदमी की सुध ली है तो वो स्वागत योग्य है। क्योंकि दुर्घटना तो देखो जो भी होती है वो तो बड़ी क्षतिपूर्ति है, उसकी तो कोई क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। हमारा ये कहने का है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि जब ये कह रहे हैं कि कई गाड़ियां स्पीड में है या इसके इंश्योरेंस की बात होती है, तो जो हमारी निजी बसें हैं उसमें यात्री का तो इंश्योरेंस होता है, लेकिन उसमें क्या है कि सरकार का कोई दखल नहीं होता, उसमें इंश्योरेंस पार्टी का दखल होता है। तो इंश्योरेंस के लिए हमें माननीय न्यायालय में बात करना पड़ता है। तो उसमें इंश्योरेंस का ये होता है कि जो जितना, जैसे कोई अगर बड़ा आदमी बैठा हुआ है जिसने अपना टैक्स दे रखा है, इनकम टैक्स पे है, तो उसको आगे जाके लड़के को उसको ज्यादा पैसा मिलता है। जो गरीब आदमी है और जो इनकम टैक्स पे नहीं है तो उसी हिसाब से जो है उनको मुआवजा मिलता है, वो भी बहुत सालों साल बाद मिलता है। तो अगर सरकार ने अगर ये कदम उठाया है तो स्वागत योग्य है। और दूसरा मेरा ये कहने का है कि अगर सरकार जब नियमावली बनाती है तो मेरा बार बार मैं यही आरोप लगाता हूं कि ये जो है ना, ये जो कमरों में बैठ के जो नियमावली बनती है वो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि उसमें जो लोग इनसे रिलेटेड जुड़े हुए हैं उनको तो बैठाया नहीं जाता और ना ही उनसे बोला जाता है कि भाई आप भी अपने कुछ बताओ, सुझाव दो, जिससे कि वो जो सड़क पे चल रहा है वही तो सही सुझाव जो है सरकार को दे सकता है। लेकिन वो सुझाव तो लोग इनसे लेते नहीं है और जो कमरे में बैठे रहते हैं वही इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब आपने देखा होगा सड़क सुरक्षा सप्ताह में सड़क रोड सेफ्टी में जो है इन्होंने पूरी कमेटी बनाई हुई है। अगर कमेटी का आप पूछो चेयरमैन जो बना हुआ है वो कभी रोड जहाँ एक्सीडेंट हुए हैं या कुछ हुआ है वहां कभी नहीं जाते, वो किसी को और आदेशित कर देते हैं, किसी अधिकारियों की आप जाके देखो। तो कहीं ना कहीं ये मिसमैनेजमेंट भी जो है ये है और सरकार को ये भी देखना पड़ेगा कि आम प्रतिनिधियों से भी बात की जाए कि इसको हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं। खाली अधिकारी जो कमरे में बैठे हुए हैं वो इस इम्प्लीमेंट को करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो है अपूर्ण रहेगा, पूर्ण नहीं हो पाएगा ये सरकार का जो विजन है। मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रेम पंचोली जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। पंचोली जी, सरकार की जिस फैसले की जो सरकार लेना चाह रही है उसकी हम बात कर रहे हैं, इस पर भी बताएगा कि कितना ज़रूरी हो जाता है और किस तरीके से इस फैसले को लेना भी चाहिए जिस नियमावली की कैबिनेट में लाने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखो, मैं तो जो मुआवजा की बात माननीय मुख्यमंत्री ने की है, हेलो जी जी बिल्कुल, जो मुख्यमंत्री ने मुआवजा की बात की है वो उसका स्वागत करना भी चाहिए। दरअसल क्या है कि जो मुआवजा है ना रवि जी,
वो मुआवजा एक्चुअली जैसे जिसको हम अनटाइड फंड कहते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट में अनटाइड फंड रहता है जी और यहाँ पर मुख्यमंत्री के पास विवेकाधीन कोष रहता है। जब कोई घटना घटती है तो मुख्यमंत्री अपने विवेकाधीन कोष से अपने विवेक अनुसार हाँ उसको देता है। हाँ तो वो जो मुआवजा है अगर उसको पॉलिसी फॉर्मेट में लाया है तो सिर्फ मुआवजा तक सीमित न हो। जैसे ढंडरियाल जी ने अभी बहुत सारे सवाल उठाए, वो स्पष्ट शायद आगे करेंगे अपनी बात को, हाँ उनकी बात को सुनी जाए। मैं तो अपने हैंडसम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप बस में कब से नहीं बैठे, थोड़ा ये अखबार में बोल दें हम लोगों से कि इतने सालों से मैं बस में नहीं बैठा। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप सडनली बिना सूचना दिए हुए एक दिन आप जो है केएमओ की गाड़ी में बैठ जाएं, एक दिन आप टीजीएमओ की गाड़ी में बैठ जाएं, एक दिन रोडवेज में बैठ जाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि इस पॉलिसी को आप कैसे बनाएंगे। आपको बता दूं मैं कि रोडवेज गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी को छोड़ो आप, टीजीएमओ और केएमओ सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट है हमारे देश, हमारे उत्तराखंड का। जी जी लेकिन रोडवेज गाड़ी में भी इन्होंने एक सीट एक्स्ट्रा बढ़ा रखी है, तो बैठने में बहुत दिक्कत होती है। रोडवेज गाड़ी की जो सीटिंग व्यवस्था है बहुत खराब है, वहां उसमें बैठ करके आदमी बीमार होता है। समझ रहे बात? मुआवजा तो बात का मामला है, वो तो इंश्योरेंस होता है, ढंडरियाल जी ने बता दिया, इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता है। और जब कोई बड़ी घटना घटती है वहाँ सरकार अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वहां चले जाते हैं, मुआवजा दे देते हैं, विवेकाधीन कोष से वो फटाफट कर किसी के 1 लाख 2 लाख वो सब मिल जाता है। दुर्घटना रोकने के लिए हमको अलग से कदम उठाने पड़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि तराई क्षेत्र में जी आप देहरादून से विकास नगर जा रहे हैं, आप हरिद्वार से मंगलोर या उधर कहीं और जगह हमारा रुड़की उधर जा रहे हैं, या आप हल्द्वानी से काशीपुर रुद्रपुर जा रहे हैं, या आप क्या बोलते हैं उसको रामनगर या इधर किच्छा या इधर जा रहे हैं जी तो जो हमारा जो तराई वाला क्षेत्र है, या आप रुद्रपुर से खटीमा और टनकपुर जा रहे हैं, इस तराई क्षेत्र में जो प्राइवेट बस चलती है उसमें से 80% बसें अनफिट हैं। तो पॉलिसी बनाने से पहले जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं वो इतने ज्ञानी नहीं है, वो न कभी बस में बैठते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं ना कभी बस में नहीं बैठते हैं। अब मुझे लगता है कि अधिकांश तो बैठे नहीं होंगे, पैदा हुए सिर्फ नौकरी लग गई है ना। तो ये 80% बसें जो है अनफिट है। आप देहरादून से विकासनगर बस में कभी प्राइवेट बस में बैठना और टिकट नहीं देते हो, और इतनी खटारा बसें हैं कि उसमें जब घटना घटी तो जितने बार भी विकासनगर रोड पे घटना घटी उतने बार जो दुर्घटनाग्रस्त है उनकी स्थिति देखो, आज तक वो उनका जो इंश्योरेंस नहीं मिला। कहाँ से मिलेगा, बस इंश्योरेंस है ही नहीं, अनफिट है बस, लेकिन उसको फिटनेस वर्क कर देते हैं। तो वो उस व्यक्ति की जांच भी होनी चाहिए जो इस क्षेत्र में जो है अनफिट बसों का फिटनेस बता रहा है। कौन है वो जो बसों का संचालन कर रहा है? पहला तो इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरे में रोडवेज बसों को संचालन ये लोग सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। रोडवेज बसों का टाइमिंग कोई बढ़िया नहीं, पहाड़ के लेके कब क्या जाए है ना। रोडवेज बसों में अंदर कोई बहुत ज्यादा सुविधा नहीं दी जा रखी है, एक सीट एक्स्ट्रा बढ़ा दी, जैसे मतलब क्या यहाँ आलू की बोरी या क्या भेड़ भरनी, क्या इस ट्रक बना रखा सीधा उसको। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नई टेक्नोलॉजी, आप नई दुनिया में आ रहे हो, आपको थोड़ा पैसेंजर को सुविधा दिया करो। और मैं तो कहूंगा कि शायद मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है हमारे, नो डाउट, वो हमारा थोड़ा सा उनसे आर्गुमेंट तो रहेगा, भाई हमारे मुख्यमंत्री है ना। जी जी तो उनको बस का सफर करना चाहिए बिना सूचना के। अगर वो सूचना देंगे तो उस दिन बस वाले सजा देंगे, है ना। तो बस का सफर वो करे एक बार, बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ढंडरियाल जी जैसे लोगों को बुलाए जिनका जो ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, हम जैसों को बुलाएं, हम भी बस में सफर करते हैं यार, हमें बुलाएं ये लोग। लेकिन जो पॉलिसी बना रहे हैं, कोई भी आईएएस ऑफिसर बस में नहीं बैठता है, कोई भी विधायक बस में नहीं बैठता है, कोई भी मिनिस्टर बस में नहीं बैठता है। उत्तराखंड में एक ही विधायक, एक ही मिनिस्टर था जो अब नहीं रहे, मोहन सिंह रावत गांववासी जी, जो पौड़ी से देहरादून बस में आते थे और बस में बाकायदा लिख रखा हो रोडवेज बस में, मान्यता पारा पत्रकार, विधायक और सांसद के लिए सीट सुरक्षित रखी जाती है, लिखा रहता है जी, है ना। तो उस सीट पे माननीय मोहन सिंह रावत गांववासी जी बैठ के आते थे, जिनको मैंने देखा। अदरवाइज मैंने जितने भी अब तक विधायक बन चुके हैं, जो अब नहीं है, जो अब नहीं, उनके पास गाड़ी आ गई है, कोई बस में सफर नहीं करता है। और अब तो इन्होंने छोटी छोटी जगह हवाई यात्रा भी शुरू कर दी, मुझे लगता है अब तो ट्रेन में भी नहीं जाते होंगे यहाँ से हल्द्वानी तक। तो इनको जब तक कोई आप भोगेंगे नहीं, अच्छा होगी, ठीक है, उनको लिखना पढ़ना अच्छा आता, जो पॉलिसी बना रहे हैं वो अक्सर अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन उसका अनुभव और किस तरह से एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने की ये नहीं कि शराब पीने से होता है, एक्सीडेंट होने के कई तरीके हैं। जी जी जी, कि माना कि गाड़ी आपकी अनफिट है भाई, पहले
पहले तो गाड़ी अनफिट है, जी गाड़ी 15 साल पुरानी हो चुकी है, उसको चला रहे हैं लोग, खटारा बस चल रही है। हमारी यमुना घाटी में तो भाई साहब विकासनगर, देहरादून से पाया विकासनगर होते हुए जो ये पूरी यमुना घाटी में जो प्राइवेट बसें जाती जी। है, उनके कागज पत्र फिट है ही नहीं, हम्म पूरे कागज पत्र नहीं। जी पता नहीं कौन आदमी है जो इनको स्वीकृति दे रहा है। हाँ, ये तो महत्वपूर्ण सारा है देखना। अगर वो मुआवजा को पॉलिसी फॉर्मेट में ला रहे हैं मुख्यमंत्री जी, हाँ वो तो मुआवजा उनके विवेक पे है। कोई भी जी, जी, मुख्यमंत्री प्रदेश में घटना घटी तो मुआवजा दे देते हैं, वो नो डाउट दिया भी उन्होंने, जी, ऐसा जी, नहीं जी। है। लेकिन अब अगर उसको पॉलिसी फॉर्मेट में लाते हैं तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री को बस की सवारी करनी पड़ेगी, उसका सफर करना पड़ेगा कम से कम 100 किलोमीटर वाला। ये वाला नहीं करना पड़ेगा कि 5 किलोमीटर बैठ गए और वहां फिर लड्डू बांट दे, फोटो खींच दे, वो नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है, 50 किलोमीटर से ऊपर की सफर करे वो पहले एक बार। ठीक है। सतीशन जी, बात सिर्फ आ रही है सुझाव को लेकर, एक जो महत्वपूर्ण बात सामने निकल कर आई है, विजयवर्धन रंडरियाल जो कि इन तमाम चीज़ों को बहुत करीब से जानते हैं, इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और प्रेम पंचोली जी ने भी यही कहा कि सुझाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन लोगों के खास तौर पर लिए जाएं जिनको अनुभव है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या लगता है आपको, 2017 से आपकी सरकार है, जो हादसे हैं उनको रोकने की कोशिशें भी की जा सकती हैं, लेकिन हमने देखा कि हादसे 2024 की अगर बात करें तो 4.8% के समथिंग जो है ये आंकड़ा और बढ़ा। तो कितनी कोशिशें रही सरकार की कि इन हादसों को रोका जा सके प्रदेश में? ठीक है, आज की जो बात थी उस पर तो सबने कहा कि वो सबके लिए स्वीकार्य है और अच्छा कदम है, लेकिन अभी तक की जो कोशिशें हैं उनको कहाँ पाते हैं आप? देखिए रवि जी, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि प्रेम भाई ने जो बोला, जो उन्होंने सुझाव दिया, निश्चित तौर पे वो भी मानते हैं कि जो पुष्कर सिंह धामी हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो सच में संवेदनशील हैं, और ये बात उन्होंने बोली कि उनको सफ़र करना चाहिए। तो निश्चित तौर पे सीएम साहब अगर ये बात सुन रहे होंगे तो उनकी बात पे क्या पता विचार हो। तो मैं साथ में डंडियाल जी की बात को भी ऐड करना चाहूँगा, जो उन्होंने बोला कि सुझाव लिए जाने चाहिए। तो देखिए, निश्चित तौर पे जब हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जब इतने संवेदनशील फैसला लिया है कि प्राइवेट बस में सफ़र करने वाले भी अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है बस, तो उनके सफ़र करने वाले लोगों को भी मुआवजा दिया जाए, उनके परिजनों को राहत दी जाए। तो देखिए, ये निश्चित तौर पर मानना पड़ेगा कि जो अभी 10 दिन का समय दिया है नियमावली बनाने के लिए, उसमें निश्चित तौर पे इनके सुझाव भी शामिल करे जाएंगे, और जो ये नियमावली बनेगी बहुत ही इफेक्टिव और प्रभावी बनेगी। आप देखिएगा कि जो पुराने समय पे जो भी नियमावली बनी होगी तो उससे बहुत ज़्यादा ये पावरफुल होगी और प्रभावशाली होगी, जिससे कि यात्रियों को भी फायदा होगा, और जो रोडवेज का स्टाफ है, जो परिवहन के जो कर्मचारी हैं, उनको भी इसमें निश्चित तौर पे फायदा मिलेगा, उनकी सहूलियत का भी ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि जो ये नियमावली है वो मुख्यमंत्री जी ने ऐसे समय पे बनाने के लिए बोली है जब इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं, और हर जगह से खबर ये आई कि वहाँ ये बस गिर गई, वो गिर गई। तो उसमें कुछ ना कुछ सुधार की जरूरत अगर महसूस करी गई है मुख्यमंत्री जी द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर उस पर कुछ सुझाव लेने का अगर निश्चय करा है कि 10 दिन के अंदर नियमावली बनाई जाएगी, तो मेरे को लगता है उसमें सुझाव भी लोगों से आमंत्रित करे जाएंगे। जैसे डंडियाल जी हैं जो दून सिटी यूनियन के अध्यक्ष हैं, तो इसी तरह के जो भी अन्य वाहन जो समितियां हैं या जो इस तरह की कमेटियां हैं, तो उनसे सुझाव निश्चित तौर पे मांगे जाएंगे, और एक इफेक्टिव और प्रभावशाली जो नीति बनेगी वो निश्चित तौर पे हर प्रदेश के जो यात्री हैं, जो जहां भी बस का सफर करते हो, उनके लिए प्रभावशाली रहेगी। बिल्कुल ठीक है, बनने अच्छी बात है, और इसमें सुझाव लेने भी चाहिए। एक बात जो मैंने देखी इस प्रदेश में कि ओवरलोड की वजह से भी कई यहाँ पर हादसे हुए दीपक राव जी, और ओवरलोड एक बहुत बड़ी समस्या रही। और ओवरलोडिंग तब होती है, जो मुझे लगता है, प्रेम पंचोली जी भी से भी मैं जानूंगा इस पर, कि जब वहाँ पर दूसरी गाड़ी आपके पास विकल्प नहीं होती। और वक्त के साथ मैंने खुद ये अनुभव किया है कि पहले तमाम जो खासतौर पर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहाँ पर बसों का समय निर्धारित था, उस समय पर बसें जाती थी और 2 से 3 बसें थी। लेकिन वक्त के साथ हम, ठीक है, बहुत तरक्की कर रहे हों, लेकिन वहाँ पर जो बसें निर्धारित थी वो बसें अब वहाँ पर है नहीं, और यही वजह है कि ओवरलोड होती है बस में या फिर जो छोटी टैक्सी मैक्सी जो चलती हैं। इसको लेकर भी बहुत गंभीरता से काम करना चाहिए। और आप लोगों को क्या लगता है, ओवरलोड पर जो सरकार बात करती है यहाँ पर, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, इस प्रदेश के बनने से पूर्व भी और अब वर्तमान में भी स्थितियाँ वही हैं। यहाँ तक कि अगर रवि जी आपकी जानकारी हो तो प्रदेश के बनने से पूर्व आपके गांव तक बसें जरूर आती होंगी। हाँ, मैं वही कह रहा था। आज जब 24 वर्ष इस प्रदेश को हो चुके हैं, अब वो बस नहीं आ रही है। हाँ। अब जो पूर्णतः जो निर्भर है, जो वहाँ के नागरिक हैं, सुदूर प्रांत के रहने वाले, वो प्राइवेट बसों के ऊपर या जो उनके वैकल्पिक साधन है, हाँ, उसी के ऊपर, या स्वयं का अगर उनका कोई वाहन होगा उसके ऊपर है। बिल्कुल। तो विषय ये है कि जो इस प्रदेश के बनने से पूर्व जो सुविधाएं थी,
गाँव तक बसें लगती थी, बकायदा पूरा बसों का एक लॉट जाता था और वो सुबह के टाइम वहाँ से भर्ती भी आती थी, शाम के टाइम वो किसी एक बड़े गांव में जाके रुकती थी। वो सारा का सारा सिस्टम खत्म हो चुका है। हमने अपने स्वयं हमारे गांव में हमने देखा हुआ है कि शाम के टाइम पौड़ी से एक बस चलती थी और वो तमाम छोटे छोटे गांवों को कवर करती हुई जाती थी और फिर सुबह के टाइम मॉर्निंग में 8-9 बजे वहां से चलती थी, फिर वो मेन बाजार पौड़ी में लाया करती थी। वो डाक सेवाओं से जुड़ी हुई बसें थी। बिल्कुल, लेकिन वो सारी की सारी सुविधाएं अब खत्म हो चुकी हैं। वो बसों का जो उनका सिस्टम था वो पूरा मेरे ख्याल से अब है ही नहीं। तो विषय यह है कि जब ओवरलोड होने का कारण इसलिए है कि जब आखिरी कोई जीप जो वहाँ किसी गांव में जाती हो और जो वहाँ उस गांव से आने वाले शहर की तरफ या जो उनके बाजार की तरफ आते हैं कि अपने दिनचर्या की सुविधाओं के संबंध में चीज़ें सामान खरीदने के लिए, वापसी में उनके पास कोई विकल्प नहीं रहता है। तो जो आपने देखा होगा कि हमारे जौनसार में जब गाड़ियाँ गिरती हैं तो एक छोटी सी जीप गिरती है और मरने वालों की संख्या 26-25, मतलब 12-14 की संख्या वाले 16 से नीचे तो मैंने कभी देखा ही नहीं। अब लोगों को शौक तो नहीं हो सकता कि एक गाड़ी, बिल्कुल किसी को शौक इसका नहीं है मतलब रवि जी मजबूरी कि है। अपनी जान को जोखिम में डाल के वो गाड़ियों के ऊपर ओवरलोड करके वापस जाएं। ये कहीं ना कहीं पर दर्शाता है कि भले ही हमने विकास किया हो, तरक्की करी हो, आगे बढ़े हो, लेकिन इस संदर्भ में अभी भी हम बहुत काम बाकी है। और मैं पहले ही ध्यान आकर्षित कर चुका हूं कि आपदा से ज्यादा जो जाने हैं वो हमारी इसमें जा रही है। ये एक नई आपदा हम लोगों ने कृत्रिम तरीके से हम लोगों ने तैयार कर रखी है जो कि निरंतर हमारे जो जान माल का नुकसान कर रही है और लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पर इसमें काम होना चाहिए। इसी बात पर कांग्रेस का पक्ष ले लेते हैं। आशीष सैनी जी, सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, नेटवर्क इश्यू है। सुन पा रहे हो आशीष सैनी जी? ठीक है, मैं प्रेम पंचोली जी के पास जा रहा हूं। पंचोली जी, इस बात का जिक्र हुआ कि जो बसें थी पहले उसका एक शेड्यूल निर्धारित था, लेकिन अब हमने देखा, खुद मैंने अनुभव किया, आप लोगों ने देखा ही है कि अब जो है वो बसों का समय निर्धारित नहीं है और यही लोगों की मजबूरियां हैं कि जो भी फिर उन्हें व्हीकल मिलती है उनको जाना ही है। और गांव और दूर दराज के इलाकों में हम देखें तो वहाँ पर यह भी एक बात होती है कि किसी को मना भी नहीं किया जाता, उसको भी अपने काम के लिए निकलना है, फिर ओवरलोड होती है और उसके बाद हादसे। देखो, मुझे तो मैं पिछले 10 साल से जो मैं देख रहा हूँ, हो सकता है मैंने नहीं देखा होगा, दीपक राव जी ने और लोगों ने देखा होगा, पर जो मैंने देखा और भोगा मैं उस पर बात कर सकता हूँ जी। पिछले 10 सालों में बसों का ओवरलोड कम हो गया है। बसों में ओवरलोड नहीं है अब। बसों का रूट बदल गया है, बसों के रूट खत्म हो गए अब, जो पहले रूट हुआ करते थे। अब तो सुविधा बहुत ज्यादा आ गई ना, छोटी गाड़ियां आ गई, यूटिलिटी आ गई है, उसमें 6 लोग जा रहे हैं, उसमें सामान भी ले जा रहे हैं, छोटे छोटे ट्रक्स आ गए हैं, बहुत सारी चीजें। पहले तो बसों में सब कुछ ज्यादा था ना, उसी में सामान जा रहा है, उसमें लोग जा रहे हैं, ट्रक बड़ी मुश्किल से मिलते थे। आजकल सड़कें बहुत ज्यादा बन गई है। हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्सीडेंट कैसे होता है और क्यों होता है सबसे पहले, और उसके कारण ये नहीं कि वो ओवरलोड से हो रहा है, उसके कई कारण हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ सड़कें हैं जी, लेकिन सड़कें अच्छी नहीं है। सड़कें खुद दी गई है, कानून में बनी कि फलाने गांव में सड़क पहुंच गई, फलाने गांव में सड़क बंद पहुंच गई। कई सड़कें ऐसी जिनकी कनेक्टिविटी, जिनका अलाइनमेंट, जिस सड़क पे 2 मोड़, जिस सड़क पे 4 मोड़ पड़ने थे उसमें 2 ही मोड़ दिए गए हैं। तो सड़क का अलाइनमेंट अच्छा नहीं है, क्योंकि जो ठेकेदार है, जो कंपनी, निर्माण करने वाली कंपनी है, जो इस काम को, जो निर्माण एजेंसियां हैं, वो सही ढंग से उसका लेआउट नहीं बना रही है। आप देखना कि पहाड़ में पिछले 10 सालों में, 10 साल पहले, जो 2008 से पहले की जो सड़कें हैं उनका अलाइनमेंट ठीक है, लेकिन 2008 के बाद जितनी भी सड़कें बनी है, जो कनेक्टिविटी गांव को जोड़ने के लिए बनाई गई है, उन सारी सड़कों का अलाइनमेंट, एक भी सड़क का अलाइनमेंट सही नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आप हमारे जब टिहरी झील बनी ना, तो टिहरी झील बनने से क्या हुआ कि उत्तरकाशी जाने वाले लोगों को, ऋषिकेश आने वाले लोगों को 70 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ रहा था। तो एक सड़क बनी सोआखोली से पाया सत्योड़ होते हुए और चिन्याली सौड़ और उत्तरकाशी पहुंचा, वो 70 किलोमीटर की लगा लो कि उससे 70 किलोमीटर ही कम हो गया उससे। हाँ। उसका अलाइनमेंट इतना खतरनाक है कि जब आप मौरियाना से कोई बस नीचे उतर रहे होगे ना, जी, अगर बाय द टेक्निकल फॉल्ट आ जाएगा तो वो बस रुकेगी नहीं कहने, वो जितने उसमें बैठे हुए उनको साथ लेके जाएगी। जो ये घटनाएं घट रही है कि 36 के 36 मर रहे हैं, बस में जितने बैठे हो सारे मर रहे हैं, सारों सबकी जान दांव पे लगी हुई है।
तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सरकार क्यों नहीं बोल रही कि इसका अलाइनमेंट खराब हुआ है, आप ऐसे लोगों को काम ही क्यों देते हैं। तो हमें ये देखने की जरूरत है कि सड़क का, सबसे पहले सड़क का अलाइनमेंट बहुत खराब है, बसों का जो रोटेशन है वो सब सारा खराब हो रखा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे प्रदेश में टीजीएमओ सबसे बड़ी कंपनी है ट्रांसपोर्ट की जी टीवी गढ़वाल मोटर ऑनर्स लिमिटेड कंपनी है, जी 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 है ना। तो अब जब ये बस अगर ऋषिकेश से टीजीएमओ की बस चलेगी तो देहरादून नहीं आ सकती हो बस, वो पीछे थानों होकर के रायपुर ही आ सकती है, देहरादून के अंदर नहीं आ सकती हो, आईएसपीटी नहीं आ सकती हो, उसका रूट नहीं है, उसको परमिट ही नहीं मिला हुआ है। और देहरादून से वो विकासनगर नहीं जा सकती, विकासनगर से चकराता नहीं जा सकती है। और इस रूट पे हमारी प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट की जो अच्छी कंपनियां हैं, जो विश्वसनीय कंपनियां हैं, मैं तो और बहुत सारी कंपनियां हैं बहुत ट्रांसपोर्ट की, मैं उन पे विश्वास नहीं करता हूँ कि उनकी सारी दगामार बसें हैं। एक भी बस 15 साल सब बसें 15 साल पूरी कर चुकी है, जी जी बहुत उनके कागज नहीं, इंश्योरेंस के कागज नहीं, फिटनेस के कागज नहीं है, पता नहीं कैसे चल रही है। तो आप ये लगाओ कि चकराता नहीं जा सकते हमारे टीजीएमओ की बस, जबकि हमारे राज्य की प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो। तो जो ये रूट को जो स्वीकृति मिलती है ना, कम से कम एक रात एक रूट स्वीकृति हो ना, वो कहीं भी जाए तो क्या होगा कि उसमें सुधार होगा कई सारी चीजों में। आप टीजीएमओ की बस बैठेंगे तो भाई साहब 2 रुपए किराया होगा तो 2 रुपए का टिकट मिलता है जी जी लेकिन तराई वाले क्षेत्र में जो मैंने कहा कि हल्द्वानी से आप रामनगर जाते हो, किच्छा जाते हो, काशीपुर जाते हो, रुद्रपुर जाते हो, बरेली जाते हो, टनकपुर जाते हो या काठगोदाम जाते हो, इस रूट पे जो मैदानी क्षेत्र, इधर से देहरादून से आप विकासनगर जाते हो, कालसी जाते हो या हरिद्वार से आप जो लंडो जाते हो, वहां पर मंगलोर जाते हो, रुड़की जाते हो, इस रूट पे जितने भी बसें चल रही है उसमें से 80% बसें जो है अनफिट है। ठीक और है वो टिकट भी नहीं देते भाई साहब, जी 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 टिकट भी नहीं देते। टिकट का धनराज जी को आप पूछना भी, जी टिकट का मतलब होता है इंश्योरेंस का कागज आपका पक्का होना। जी 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 अगर आपके पास टिकट है तो आपका इंश्योरेंस मिलेगा, चाहे वो 4 साल बाद मिले, 5 साल बाद मिले, वो मिलेगा। ठीक है वो कॉन्फिडेंस भी होता है जी क्योंकि इसका मतलब आपकी गाड़ी इंश्योर्ड है। जी 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 तो हम ये कह रहे हैं कि पॉलिसी बनाने के लिए तो भाई देखो, जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं वो बस में नहीं बैठते हैं, मैं तो उनका पूरा विरोध करता हूँ। टीजीएमओ की कंपनी के जो अध्यक्ष हैं या उनके जो भी कार्यकारिणी में, उन लोगों को बुलाया जाए, केएमओ के लोगों को बुलाया जाए, धंडियाल जी जैसे जिनका ट्रांसपोर्ट का काम यहाँ शहर सिटी के अंदर है, उनको बुलाया जाए। जो बसों में सफर करने वाले, ऐसा नहीं कि जो बस में सफर करता है उसको कुछ नहीं आता है। ठीक है, क्या जितने आईएएस ऑफिसर बने उनको सब कुछ आता है? बस में तो बैठते नहीं हो। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक बात है। बस में बैठते नहीं, एक भी आईएएस ऑफिसर बता दे मुझे जो बस में बैठता है, एक भी नहीं बैठता है, उनका चपरासीन नहीं बैठता अब तो। ठीक है, तो अच्छा ये हो कि दानी सही जी बात हमारे बड़े हैंडसम स्मार्ट मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, वो कम से कम मुझे तो फोन करे, मैं तो बस में बैठता हूँ भाई साहब, उनको पता है। ठीक है, ठीक है पंचोल जी, बिल्कुल ठीक है। विजय बंधन डंडियाल जी, एक तो प्रेम पंचोल जी की बात को आगे बढ़ाएगा, साथ ही सवाल मेरा ये भी है कि क्या देखते हैं 24 वर्षों में, अब तो रजत वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं हम, तस्वीरें कितनी बदली, यहाँ पर सरकारों ने कितनी कोशिशें की ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक करने की। पंचोली जी का ही बात का जवाब दे दूं। जी 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 ये मॉडल कंडीशन की बात करते हैं ना अधिकारी, और ये जो लोग आम लोग करते हैं, असल में इनको जानकारी का थोड़ा अभाव इसलिए है। मैं ये बताता हूँ कि मॉडल कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर मॉडल कंडीशन ही 15 साल रखी जाए तो रोडवेज की बसें तो 5 से 7 साल में जो है कंडम हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या कि वो इतने किलोमीटर चल जाती है, जितने की किलोमीटर अगर अपनी बस को देखें, अगर हमारी एक दिन में 100 किलोमीटर से चलती है, तो ऐसे तो हमारी अगर रोडवेज के 7 लाख किलोमीटर से जोड़ा जाए तो हमारी तो 25 से 30 साल चल जाएगी गाड़ी। बात होती है गाड़ी की फिटनेस की। गाड़ी आपने जो फिटनेस है, हर साल हमारी गाड़ियों की फिटनेस होती है, किसी भी गाड़ी की हो, बसों की हो, किसी की भी हो, सबकी जो है साल भर बाद में फिटनेस होती है। अगर फिटनेस पे ध्यान दिया जाए, और दूसरा ये है कि जैसे कि ओवरलोड की बात होती है, कि मैं ओवरलोड को भी इसलिए नहीं मानता हूं कि गिरने का साधन, क्योंकि ऐसा है कि वही अगर हमारी बस ना हो के वही ट्रक हो तो वो दुगनी क्षमता का वो माल ले जा सकता है। तो वो अगर वही जो बस है, वो बस को भी अगर उसी लेवल पे अगर उसी लोड को अगर ट्रक में कन्वर्ट किया जाए तो वो दुगना ज्यादा माल ले जा सकता है। तो वो लोड तो फिर वो भी ले जाएगा इसका मतलब, लेकिन वो दुगनी क्षमता का माल आराम से ले जा सकता है, उसमें उसकी क्षमता है उसकी। लेकिन दूसरी चीज क्या है कि जो मेन चीज क्या होती है कि जैसे आप कुछ हमारे जो है, चाहे चालक को कह लो, चाहे किसी की गलती कर ले, आप सड़क में भी जो है, सड़क का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान रहता है। आपने देखा होगा जब गाड़ी थोड़ा चल रही है तेज में और कहीं गड्ढे वड्ढे हैं तो कहीं उससे भी थोड़ा नुकसान होता है। तो ये सब चीजें भी देखने वाली है। खाली एक भ्रामक परिस्थिति है कि अगर कहीं गाड़ी गिर जाती है तो कहते हैं जी ओवरलोड है।
ओवरलोड कितने ओवरलोड हुई भाई? अगर मान लो किसी की क्षमता अगर मान लो 40 सवारी गाड़ी की, अगर उसने मान लो 10-15 और बैठा लिए और 55 सवारी होगी, तो वो अगर उसी गाड़ी का जैसे अगर ट्रक को बना दिया जाए तो वो तो डबल लोड ले जाता है, तो फिर ओवरलोड कहाँ होगा? इंजन की क्षमता भी ओवरलोड की परिभाषा करी गई है। इसमें ये नहीं होता कि आपने कहा कि बस ही ओवरलोड थी। कहीं ना कहीं जो है हमारे चालकों की भी गलती रहती है, और कहीं ना कहीं जो है सड़कों का भी बड़ा योगदान रहता है कि जो सड़कें खराब हैं, टूटी हुई हैं, जब गाड़ियां स्पीड से चलती हैं। और दूसरा ये देखा होगा आपने कि खाली बसों का ही नहीं है, अगर आप बसों की और छोटी गाड़ी जो मैजिक है या मैक्सिमो है, जो गाड़ियां चलती हैं पहाड़ों में, आपने देखा होगा वो सबसे ज्यादा गाड़ियां गिरने का उनका भी वो भी बहुत सारी गाड़ियां गिरती हैं। लेकिन बसेस का क्या है कि जो बसें बस में ज्यादा सवारी होती है तो उसमें ज्यादा क्षति होती है, मानव क्षति, और जो कम छोटी गाड़ी होती है उसमें कम क्षति होती है, लेकिन क्षति होती ही उसी हिसाब से पूरी है। तो हमारा कहने का है कि हम जैसे छोटी गाड़ी है, हम जब छोटी गाड़ी में अगर मान लो जैसे बड़ी गाड़ी का ड्राइवर का केबिन है, अगर छोटी गाड़ी में अगर अलग से केबिन बना दिया जाए तो क्यों उसमें आगे बैठेगा आदमी, आराम से जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं केबिन भी बनाना चाहिए, छोटी गाड़ी का है तो छोटी गाड़ी का अगर केबिन बनेगा तो कहीं ना कहीं जो है छोटी गाड़ी का भी जो है एक्सीडेंट का जो है खतरा कम रहेगा। ठीक है, नहीं वाकई में ये चीज़ें हैं कि जो जानकारी के हिसाब से हैं और जानकारी के हिसाब से इन तमाम चीज़ों को करना होगा। बात फिर वहीं आती है कि सुझाव उन लोगों से लिए जाएं जो वाकई में इन चीज़ों को जानते हैं। आशीष सैनी जी सुन पा रहे हैं? जी सर। अब सरकार की जो बात थी कि हम इस तरीके से करेंगे, तो पिछले 2017 से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे पहले आप भी यहाँ पर सत्ता में रहे हैं। सरकार ने ये भी कहा कि हमारी ओर से तमाम कोशिशें की गई, और हमने देखा भी कि जिन मंत्री के पास कि हम यह बात करें या अधिकारियों की बात करें, तो वहाँ पर सड़कों पर चाहे ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने की बात हो, सड़कों का माफ़ कीजिएगा यहाँ पर बसों के बेड़े बढ़ाने की बात हो, तो इसमें सरकार कितनी सफल आपको दिखाई दी कि बसों को बढ़ा दिया गया और ऐसी चीज़ें हो गई जिससे ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा किया जा सके? देखिए, उत्तर प्रदेश के अलग होने के बाद हमारे पास जो बसें उत्तर प्रदेश परिवहन निगम से आई वो बड़ी खराब स्थिति में थी, और बसों की जो उत्पादन क्षमता है वो भी जो हिंदुस्तान में जो प्लांट है उनमें बहुत सीमित है। आपको ध्यान होगा कि 2003 में दिल्ली सरकार में शीला दीक्षित द्वारा करीब 6000 बसों की खरीद थी, जो उनको आपूर्ति करने में 2 साल लग गए। तो उस समय जब उत्तराखंड राज्य भी बना था और बसों की जो दिल्ली में खरीद थी, और अनेक राज्यों ने परिवहन को विशेष रूप से बढ़ावा दिया, तो थोड़ा सा समय लगा इसमें। लेकिन अभी अगर जो सुझाव हमारे सब साथी दे रहे हैं, बसों की फिटनेस पर सबसे अधिक बात हुई है, तो ये तय है कि बसों की जो आयु है वो घटेगी तो बसों की आवश्यकता बढ़ने वाली है। तो पहली चीज तो है कि जो बसों की जो प्रोडक्शन है उस पर बुकिंग सरकार अधिक से अधिक करे, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि इन बसों के दुर्घटनाओं में और इसके मुआवजे के दायरे में स्कूल बसों को भी लाया जाए, क्योंकि स्कूल बसों के साथ भी सुरक्षा का बड़ा महत्वपूर्ण चीज जुड़ी हुई है। टूरिस्ट बसों को आपने जोड़ा, इसके लिए बहुत अच्छा कदम है ये, क्योंकि रोडवेज के अलावा टूरिस्ट बसों भी यात्रियों को लाने जाने का काम करती है। तो स्कूल बसों को इसमें जोड़ा जाए, और कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल एरिया हमारा है और उनके यात्रियों को लाने के लिए यदि किसी कंपनी ने कोई बसें लगाई है तो उनको भी इसमें शामिल किया जाए। देखिए, सड़क सुरक्षा का मतलब है सड़क पर चलने वाले हर एक बड़े वाहन को यदि आप किसी नियमावली से बांधकर सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें वो सब शामिल होने चाहिए। और विशेष रूप से एक और चीज इसमें शामिल कर ली जाए, जो भार वाहक है यानी ट्रक है, बड़े बड़े ट्रक जाते हैं पहाड़ों में, लोड लेकर जाते हैं अपना, तो उनकी फिटनेस को लेकर भी और उनकी सुरक्षा को लेकर भी, और साथ ही उस पर दिए जाने वाले मुआवजे को लेकर भी यदि एक कॉमन पॉलिसी बना ली जाए तो निश्चित रूप से कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं बचेगा जिससे ये जो नियम है, ये जो मुआवजे की जो सहयोग है ये जाएगा। और मुआवजे को नियंत्रित करने के लिए सरकार निश्चित रूप से उन बिंदुओं पर जरूर कार्य करेगी जिससे ट्रैफिक को सुरक्षित रखा जाए। मेरा अगर मैं एक ही सेंटेंस से बताऊं तो चाहे वो बसें रोडवेज की हो, चाहे वो प्राइवेट बसें हो, नंबर 1 उसमें जो स्कूल्स की बसें हैं वो भी शामिल हो, जो कंपनियां अपने कर्मचारियों को लेकर आती है वो भी शामिल हो, और साथ साथ जो बड़े बड़े ट्रक हैं और हैवी लोड लेकर जाते हैं तो उनको भी इसमें शामिल किया जाए। देखिए, ये सब चीज मिलकर एक सड़क सुरक्षा का एक व्यापक दायरा तैयार करेगी। निश्चित रूप से उत्तराखंड के अंदर ये बहुत बेहतरीन और उत्तम कदम होगा, और इसमें इसीलिए हम लोगों ने पहले ही कहा कि सरकार अगर ये कदम ला रही तो बहुत अच्छी बात है। हमारे सुझाव आज भी है
कल भी जब ये सरकार सुझाव मांगेगी निश्चित रूप से वो सुझाव देंगे और राज्य के सब लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सबको मिलकर अपने कंधों पर उठानी है, तो उसको उठाने का कार्य किया जाए। अच्छी बात है। सतीश जी, आपका फाइनल कमेंट आज की चर्चा पर और जो कांग्रेस बात भी कर रही है उस पर भी। देखिए रवि भाई, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संवेदनशील मुद्दे पर ध्यान अपना आकर्षित करा है और लोगों का भी आकर्षित करा है कि जो निजी बसों में सफ़र करने वाले लोग हैं, अगर वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो उनको मुआवजे का ऐलान करा है। साथ में मैं कहना चाहता हूं, जैसा कि आपकी रिपोर्ट में दिखाया गया था कि तेज रफ्तार भी दुर्घटनाओं का मेन कारण है, तो जो सीएम साहब ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि नागरिक जागरूकता अभियान बड़े लेवल पे चलाए जाएंगे और कहीं ना कहीं इन अभियानों से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। दीपक राव जी। देखिए रवि जी, दुर्घटनाओं का रोकना तो असंभव है, लेकिन उन्हें कम किया जा सकता है और उसके लिए जितने भी प्रयास सरकार अपने लेवल में कर सकती है, चाहे वो ड्राइवर की आपको उनको ट्रेनिंग देनी हो या सड़क सुरक्षा अभियान हम चलाते हैं, सप्ताह भी बनाते हैं, इस किसी भी तरीके से जान माल को कम से कम करने का हमारे पास साधन है और हमें उस पर काम करना चाहिए। और उत्तराखंड क्रांति दल अगर सरकार कोई भी कदम उठाती है इस क्षेत्र में तो उनके साथ। विजयवर्धन दंडयाल जी, ये सिर्फ बातें न रहें, सिर्फ हेडलाइंस बनकर न रह जाए, बल्कि गंभीरता से इस पर काम हो। इसी के साथ आपका फाइनल कमेंट आज की इस चर्चा पर। नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा कि हर गाड़ी में स्पीड गवर्नर लगा हुआ है जी, उसकी मॉनिटरिंग परिवहन मुख्यालय में कई लोग करते हैं, उसमें कि स्पीड गवर्नर है, कितनी स्पीड चल रही है। हाँ। मैं चाहता हूं कि उसमें जितने भी हिल पे गाड़ियां हैं, चाहे छोटी गाड़ी प्राइवेट, जो है छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो, उसमें कम से कम एक ड्राइवर के बगल में अगर एक कैमरा लगा हो और उसकी मॉनिटरिंग के लिए एक अलग से मुख्यालय में यहाँ कोई जगह हो, उससे मॉनिटरिंग करे कि भाई क्या हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ड्राइवर की भी जो चीजें होंगी वो सामने आ जाएंगी, उससे दुर्घटनाओं में काफी हद तक जो अंकुश लग सकेगा। ठीक है। अच्छा, ये कितना संभव है जिस बात को आप कह रहे हैं, मतलब ये चीजें हो सकती है अगर इस पर गवर्नमेंट चाहे तो, ये कह रहे हैं आप? क्यों नहीं, आपने देखा होगा कि जो प्राइवेट गाड़ी वाले हैं, जो प्राइवेट हैं, उनकी गाड़ी में कैमरा लगा रहता है तो मोबाइल पे देखते रहते हैं, या बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, हाँ। वो अपनी बिल्डिंग में अगर वो मान लो कैमरा लगाते हैं तो अपने मोबाइल पे देखते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसी हिसाब से अगर आदमी पॉलिसी बनाए, आदमी अब तो हाईटेक हो गया है जमाना, उस पे काम करे तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अंकुश लग सकता है इन पे। जी, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया जा सकता है। आशीष सैनी जी कुछ कह रहे हैं? जी, मैं भी वही कह रहा हूँ कि ये वो टेक्नोलॉजी बड़ी इजी है और जो प्राइवेट बसें हैं उनके बसों में लगाई जा चुकी है। ठीक है। प्रेम पंचोली जी, इस पूरी चर्चा पर आपका एक सुझाव के साथ फाइनल कमेंट। ठीक है, संपर्क टूट गया उनसे। आप तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, सतीश चंद जी, आशीष सैनी जी, दीपक रावत जी, प्रेम पंचोली जी, विजयवर्धन दंडयाल जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। जब उत्तराखंड में ऐसी चर्चाओं की बात होती है, हमने देखा है कि प्रत्येक वर्ष 1000 लोगों की जान चले जाना सड़क दुर्घटनाओं में अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। 20 वर्षों की हम बात करते हैं तो 20,000 लोगों की जान जा चुकी है। जैसे कि चर्चा में बात सामने निकल गई कि आपदा के बाद अगर दूसरी वजह देखें यहाँ लोगों की जान जाने की, तो वो दूसरी वजह सड़क दुर्घटनाएं हैं। इसको लेकर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। 10 दिनों का वक्त है। इस 10 दिनों के वक्त में देखना होगा क्या चीज़ें सामने निकल कर आएंगी और जो समानता की बात की गई है वो समानता किस तरीके से दी जाएगी और कैसे इसका जो आर्थिक यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सहायता होती है उसमें भी फ़ायदा मिल पाएगा। किसी के साथ इस तरीके की अनहोनी होती है। दूसरी, इस पॉलिसी की बात सरकार कर रही है कि कैबिनेट में लाई जाएगी। उस पॉलिसी को बनाने के बाद क्या तमाम चीज़ें स्पष्ट होंगी वो देखना होगा। फिलहाल जिम्मेदारी हम सब की तय होती है सरकार के साथ कि अपने वाहन को सुरक्षित चलाएं ताकि ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।